गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज बीए पार्ट थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर उप समाजशास्त्रों का परिचय के अंतर्गत आधुनिकरण की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आधुनिकरण क्या है, उसकी परिभाषा किस प्रकार की थी। आधुनिकरण के बारे में, आधुनिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान को समाज में अच्छे व अधिक संतोषजनक जीवन के अंतिम लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से लागू किया जाता है और जो संबंधित समाज द्वारा स्वीकृत है। उसी प्रकार श्यामचरण दुबे ने भी बताया था कि आधुनिकरण मूलतः एक प्रक्रिया है, एक गति है, एक बहाव है जो परंपरागत या अर्ध परंपरागत व्यवस्था से विशेष प्रकार की तकनीकी और उससे संबंधित सामाजिक संरचना, मूल्यों के झुकाव, अभिप्रेरणा और प्रतिमानों तक चलने वाला होता है। तो इस प्रकार आधुनिकीकरण की जो प्रक्रिया थी उसमें उसे आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक कई क्षेत्रों के साथ इसे जोड़ा गया था। इसे बौद्धिक क्षेत्र के साथ भी जोड़ा गया। आधुनिकरण के बारे में बताया गया था कि आधुनिकरण का अर्थ तर्क शक्ति की वृद्धि से होता है। इसमें बौद्धिक एवं सामाजिक घटनाओं की तार्किक व्याख्या की जाती है और ना कि ईश्वर को आधार मानकर घटनाओं को स्वीकार किया जाता है। यानी इसमें धर्मनिरपेक्ष तार्किकता को आधार माना गया है। उसी प्रकार इसके विद्वानों ने यह निष्कर्ष निकाला था कि आधुनिकरण की प्रक्रिया परंपरागत पिछड़े उपनिवेश वाले देशों का पश्चिमी एवं गैर पश्चिमी पूंजीवादी एवं औद्योगिकरण में संलग्न देशों के साथ तुलना करने के लिए और उसमें हो रहे परिवर्तनों की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। अलग अलग क्षेत्रों में इसका अलग अलग अर्थ स्वीकार किया गया था, साथ ही इसके द्वारा होने वाले प्रभाव को भी बताया गया था। आज हम आधुनिकरण की विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो आधुनिकरण की आधुनिकता और आधुनिक जीवन की निम्न कौन कौन सी कसौटियाँ होती है और उसे ग्रहण व अर्जित करना ही आधुनिकरण की प्रक्रिया का लक्ष्य होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम आगे बात करते हैं। फर्स्ट है इसका परानुभूति। तो आधुनिक व्यक्ति में परानुभूति का गुण होता है, अर्थात दूसरों की स्थिति में स्वयं को देखने एवं सोचने की योग्यता का होना। इस योग्यता के द्वारा व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त भूमिका का अनुमान लगाकर क्रिया करता है। दूसरा बात है इसकी मानसिक गत्यात्मा, यानी आधुनिक व्यक्ति में सामाजिक और मानसिक दोनों गत्यात्मकताएं होनी चाहिए। व्यक्तित्व परिस्थिति के अनुसार लचीला और नमनीय होना चाहिए। फिर है उच्च सहभागिता। तो आधुनिक व्यक्ति विश्व की सभी सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में रुचि रखने के साथ साथ अधिकतम सक्रिय भाग लेने का प्रयास करता है। वह अपनी प्रतिक्रिया संचार माध्यमों से भी व्यक्त करता है। फिर हम बात करते हैं उच्च सहभागिता। तो आधुनिक व्यक्ति विश्व की सभी सामाजिक एवं राजनीतिक गतिविधियों में रुचि रखने के साथ साथ अधिकतम सक्रिय भाग लेने का भी प्रयास करता है। नेक्स्ट है लक्ष्यों की स्पष्टता। तो आधुनिक व्यक्ति और समाज पूर्ण स्पष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। उनके लक्ष्यों में अस्पष्टता, अनिश्चितता, गलतफहमी एवं भटकने की प्रवृत्ति होती है। आगे हम बात करते हैं लक्ष्यों का एकत्रीकरण। तो आधुनिक व्यक्ति और आधुनिक समाज जिन विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास का कार्य करता है उसमें समन्वय स्थापित करने, जोड़ तोड़ बिठाने की क्षमता रखता है तथा लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार है संस्थात्मक राजनीतिक प्रतियोगिता। तो आधुनिक व्यक्ति संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राजनीतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। के लिए राजनीतिक प्रतियोगिता में भाग लेता है और राजनीतिक व्यवहारों का पालन करने के लिए इसे चुनाव लड़ना, भाषण देना, समझौता करना आदि कार्य भी वह करता है। फिर है संप्राप्ति अभिप्रेरणा, यानी आधुनिक व्यक्ति जो होता है वो साधारण उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं होता है। वो सर्वश्रेष्ठ एवं उत्तम सफलता प्राप्त करने के लिए भरसक प्राप्त करता है। इसी के साथ साथ वो अधिक धन भी कमाना चाहता है। वो उच्च स्तरीय कार्यकुशलता, निपुणता, सफलता व्यवहार को प्राप्त करना चाहता है। नेक्स्ट है तर्कपूर्ण उद्देश्य एवं साधनों का आकलन। आधुनिक व्यक्ति, समाज तर्कपूर्ण उद्देश्यों को अपने सामने रखते हैं और उनको प्राप्त करने के लिए साधनों का भी चयन भी तर्कपूर्ण तरीके से ही करते हैं। नेक्स्ट है धन, कार्य, बचत और जोखिम उठाने के प्रति नूतन दृष्टिकोण। पुराने व्यक्तियों से विपरीत आधुनिक व्यक्ति
मूल्यवान आभूषण बनाकर धन को बेकार करने के स्थान पर निवेश के रूप में अधिक धन अर्जित करना चाहते हैं। समय की पाबंदी, अनुशासन, उच्च स्तरीय कार्यकुशलता आदि का विशेष ध्यान रखते हैं और जोखिम उठाने से भी डरते हैं। उसी तरह है परिवर्तन की वांछनीयता एवं संभावना में विश्वास। आधुनिक व्यक्ति, समाज और संस्थाएं इस कथन में विश्वास रखते हैं, परिवर्तन आधुनिक जीवन का प्राण है। परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन हो सकता है और परिवर्तन होकर ही रहेगा। अर्थात ये हमेशा परिवर्तन के साथ रहते हैं, परिवर्तन का स्वागत करते हैं। तो हमारे जो भारतीय समाजशास्त्री दुबे हैं, एस.सी. दुबे, उन्होंने कहा था कि परिवर्तन का स्वागत करना ही आधुनिकता का मूल मंत्र होता है। नेक्स्ट है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अनुशासन। तो आधुनिक व्यक्ति समाज, संस्थाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अनुशासन में विश्वास रखने के साथ साथ उनका पालन भी करते हैं। उपयुक्त नियमों, प्रतिमानों, व्यवहार के अनुसार उनकी कार्यप्रणाली अनुशासनबद्ध होती है। दूरस्थ संतुष्टियों को पूर्ति को ध्यान में रखते हुए निकटवर्ती संतुष्टियों को टालने की क्षमता। तो आधुनिक व्यक्ति और समाज छोटी छोटी उपलब्धियों या संतुष्टियों के पीछे न भागकर दूरगामी महत्वपूर्ण बड़े लक्ष्यों की पूर्ति में लगे रहते हैं तथा छोटे छोटे प्रलोभनों में वे रुचि नहीं रखते हैं। लड़के जब तक अच्छी नौकरी नहीं पा लेते तब तक उनका विवाह नहीं करते हैं। तो मतलब ये एक उदाहरण है कि आधुनिक व्यक्ति की सोच होती है कि वो दूरगामी परिणाम, दूरगामी लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। नेक्स्ट है उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी। तो आधुनिक समाज का प्रमुख लक्षण उनकी विज्ञान पर आधारित उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी का होना है। बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा उत्पादन, ऊर्जा के नवीनतम साधनों का उपयोग करना, व्यक्ति एवं राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का तीव्र गति से विकास करना। नेक्स्ट है उच्च स्तरीय जटिल संस्थाएं। तो आधुनिक समाजों में वस्तुपरक, निष्पक्ष, जटिल, सुव्यवस्थित बड़ी बड़ी समितियां एवं संस्थाएं होती है। बैंक, शिक्षण संस्थाएं, औद्योगिक इकाइयां आदि ये नौकरशाही व्यवस्था से नियंत्रित एवं निर्देशित रहती है। फिर है सार्वजनिक शिक्षा एवं पूर्ण विकसित उच्च स्तरीय शिक्षा। तो एस.सी. दुबे ने आधुनिकता की अंतिम विशेषता शिक्षा बताई है। उनके अनुसार आधुनिक समाजों के प्राय सभी लोग शिक्षित होते हैं। उनमें शिक्षण संस्थाओं की उत्तम व्यवस्था होती है। इन समाजों में तकनीकी, व्यावसायिक, वैज्ञानिक, उच्च शिक्षा अनुसंधानों का स्तर उच्च कोटि का होता है। तो इस प्रकार ये सारी विशेषताएं आधुनिकता की विशेषताएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं परंपरा और आधुनिकता। परंपरा का क्या अर्थ होता है? सामान्यतः परंपरा का अर्थ किसी मूल्य, मान्यता आदि को जो कहते हो यानी जैसा है उसी रूप में उसे स्वीकार करना। जबकि आधुनिकता विचारों और व्यवहारों व क्रियाओं के प्रति एक दृष्टिकोण होता है। आधुनिकता व्यवहारों एवं क्रियाओं के प्रति एक दृष्टिकोण होता है जो कि निश्चित विषय वस्तु रखता है। रुडोल्फ का मानना था कि आधुनिकीकरण को परंपरा का विरोधी माना गया है। पश्चिम में भारतीय समाजों की तुलना में परंपरा और आधुनिकता का प्रयोग किया जाता है, अर्थात समाज में प्रगति, परिवर्तन एवं उद्विकास परंपरा से आधुनिकीकरण की ओर होता है। उसी प्रकार बेनेडिक्स ने आधुनिकता के स्थान पर विकसित तथा परंपरा के स्थान पर अनुगामी शब्दों का प्रयोग करा है। तो परंपरागत समाज आधुनिक समाज से भिन्न होता है क्योंकि आधुनिकता को पूर्ण रूप से हम आधुनिक नहीं कह सकते हैं क्योंकि परंपरागत समाज पूर्ण रूप से परंपरागत नहीं होता है। परंपरागत किसी भी तरीके से पूर्ण रूप से परंपरागत एवं वो जो आधुनिक समाज है वो परंपरा मुक्त नहीं हो सकता है। यह एक उद्विकासीय प्रक्रिया है जो स्वयं परिवर्तित होती रहती है एवं आगे बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार भारत में अगर हम आधुनिकता की बात करते हैं तो भारत में
आधुनिकता के संबंध में सभी विचारकों ने अपने अपने विचार स्पष्ट करे हैं। जैसे योगेश अटल है, एस.सी. दुबे है, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ है। तो योगेश अटल के अनुसार भारत में परंपरा एवं आधुनिकता साथ साथ दिखाई देती है। परिवारों के स्तर पर अनेक ऐसे उदाहरण दिखाई देते हैं, जैसे विवाह व मृत्यु के अवसर पर विधि विधान पूर्वक कार्यक्रम करना, संतान जन्म के अवसर पर श्रावण करना, विधि पूर्वक 40 दिन के पश्चात शुद्धिकरण करना। तो ये सभी परंपरागत कार्य हैं जो आज भी वैसे ही किए जाते हैं जो हमारी पीढ़ियों तक हो रहे थे। लेकिन यदि दूसरी तरफ देखें तो महिलाओं की वेशभूषा, श्रृंगार, होटलों में खाना खाना, घर में पार्टी आयोजित करना, हमारे जो हमारे रिश्ते होते हैं, जैसे चाची, बुआ, मौसी आदि को आंटी से कहना, ये सब आधुनिकीकरण का रूप है। तो कहने का अर्थ है कि आधुनिकता और परंपरागतता जो दोनों साथ साथ चलती है, एक दूसरे के साथ चलती है। तो इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि आधुनिक पूर्ण रूप से आधुनिक है, परंपरागत पूर्ण रूप से परंपरागत है। तो भारत में इसको किस प्रकार समझा जाता है, इसकी चर्चा हम कल करते हैं। धन्यवाद।